नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ मैं फिर से एक नई क्लास की ओर आगे बढ़ रहा हूं। और आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे क्लास को फॉलोअप करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारे दिए गए वीडियो आपको 100% लाभ पहुँचे और हमारे वीडियो को जरूर से जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक नई क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज हम जानेंगे दोस्तों ईओडी क्रेन के बारे में, इलेक्ट्रिकल ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन के बारे में, जो हमारे नॉर्मली सबसे ज़्यादा कहाँ यूज होता है, इंडस्ट्रियल में यूज होता है। जो स्टील प्लांट है और बहुत सारे ऐसे भी फैक्ट्री है जिस फैक्ट्री में लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए, भारी सामान को उठाने के लिए ईओडी क्रेन जो ओवर हेड में लगा हुआ रहता है, उस क्रेन से हम बहुत सारे लोडिंग अनलोडिंग सामान को शिफ्टिंग करते हैं, उठाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। तो आज हम जानेंगे दोस्तों ईओडी क्रेन। ईओडी क्रेन कैसे लगा हुआ रहता है, ईओडी क्रेन में कौन कौन से पार्ट्स, कौन कौन से मशीनरी लगे हुए रहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। और एक एक मशीनरी, एक एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस के बारे में हम प्रैक्टिकुलर एक एक वीडियो हम प्रैक्टिकुलर आप लोगों को समझाएंगे। तो इसीलिए हम आपको बताते हैं दोस्तों कि हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे बनाए गए वीडियो 1 बाय 1 जो मैं बताता हूँ वो आप तक पहुँचे, क्योंकि एट ए टाइम बहुत सारी जानकारी देना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रिकल ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन, जिसका पूरा नाम है इलेक्ट्रिकल ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन, उसमें क्या क्या मशीनरी लगे हुए रहते हैं और मशीनरी किस टाइप से हमारे सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। ओके दोस्तों, ईओडी क्रेन में बेसिकली जो हमारा मोटर लगा रहता है या मशीनरी लगा रहता है, वो सबसे पहले जो लगा हुआ रहता है दोस्तों, एक नंबर लगा हुआ रहता है मेन होइस्ट। मेन होइस्ट सपोज जो हमारा कैपेसिटी होता है, क्रेन का जो कैपेसिटी होता है, कैपेसिटी मेन होइस्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है। ओके, मेन होइस्ट सपोज हमारा 50 टन का क्रेन है तो 50 टन का होइस्टिंग, 50 टन का होइस्ट, इसका कैपेसिटी क्या पकड़ेंगे दोस्तों, 50 टन पकड़ेंगे। तो क्रेन का स्पेसिफिकेशन किस टाइप से रहता है, 50 टन बाय 10 टन, 50 टन बाय 20 टन। 20 टन जो रहता है दोस्तों ऑक्सिलरी होइस्ट रहता है। सपोज ये 50 बाय 20 टन का क्रेन है। मैं एज एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैं बताया 50 बाय 20 टन का क्रेन है, तो 50 क्या हो जाएगा, इसका 50 हो जाएगा मेन होइस्ट, ठीक है, मेन होइस्ट। दूसरा हो जाएगा ऑक्सिलरी होइस्ट, ऑक्सिलरी होइस्ट जो 20 टन का है, ये हो जाएगा 20 टन का। ईओडी क्रेन में कितने सर्किट रहते हैं, कितने मशीनरी रहते हैं, उसको पहले मैं बता रहा हूं। 3 नंबर में आएगा दोस्तों एलटी। एलटी का पूरा नाम क्या है दोस्तों, लॉन्ग ट्रेवल। लॉन्ग ट्रेवल, एलटी का पूरा नाम है लॉन्ग ट्रेवल। ओके, तीसरा पार्ट जो होता है सीटी, चौथा पार्ट जो होता है सीटी। सीटी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, क्रॉस ट्रेवल। ये 4 मशीनरी नॉर्मली लगे हुए रहते हैं। और कोई कोई जो बड़े क्रेन रहते हैं, ओके, जो बड़े क्रेन रहते हैं वो 70 टन 120 टन, उसमें सीटी के साथ पैरेलल में और एक सीटी लगे हुए रहते हैं। सीटी के साथ विथ 1 सीटी। नॉर्मली 4 मशीन तो 100% लगे हुए रहते हैं। मेन होइस्ट क्या काम है, मेन होइस्ट को सामान को उठाना, भारी सामान को उठाना, अप एंड डाउन करना। ऑक्सिलरी होइस्ट भी ठीक उसी फंडा से काम करता है। लॉन्ग ट्रेवल जो है, क्रेन कैसे लगा रहता है, अब आपने इस पार्ट्स को जान लिया। ओके, इस पार्ट्स को जान लिया। क्रेन बड़े बीम पर दो साइड से बड़े बीम डाले हुए हैं। ओके, ओवरहेड के ऊपर दोनों साइड से सपोर्टिंग बीम डाला हुआ है। सपोर्टिंग बीम के ऊपर में क्रेन इस टाइप से लगा हुआ है, इस टाइप से लगा हुआ है। ये सपोज हमारा सीटी हो गया। ओके, सीटी हो गया। सीटी इधर उधर ट्रेवलिंग कर रही है,
ये सीटी के ऊपर में ही, ये सीटी के ऊपर में ही मेन होइस्ट, ये साइड में ऑक्सिलरी होइस्ट, मेन होइस्ट, और ये साइड में ऑक्सिलरी होइस्ट। जो क्रॉस टेबल है उसके ऊपर में, उसी क्रॉस टेबल के फाउंडेशन में मेन होइस्ट का सारा मशीनरी लगा हुआ रहता है, रोटर, मोटर, ओके, मोटर के साथ जो कपलिंग वगैरह, ब्रेक वगैरह सब लगा हुआ रहता है सीटी के ऊपर, सीटी के जो फाउंडेशन है उसके ऊपर लगा हुआ रहता है। सेम ऑक्सिलरी होइस्ट का भी जितना भी मशीनरी है, यंत्र है, मोटर हो गया, रोलर हो गया, ओके, गियर बॉक्स हो गया, वो सब सीटी के ऊपर मेन होइस्ट, ऑक्सिलरी होइस्ट के फाउंडेशन में लगे हुए रहते हैं। अब ये जो क्रेन है, ये क्रेन पैरेलल में कॉलम के ऊपर, फाउंडेशन के ऊपर में लगे हुए रहते हैं, और इस क्रेन को पैरेलली ट्रेवलिंग होता है, लॉन्ग ट्रेवलिंग होता है। जैसे सपोज ये कॉलम और वो कॉलम के बीच में क्रेन लगा हुआ है तो ऐसे ट्रेवलिंग होता है, ऐसे ट्रेवलिंग होता है, एक बार उधर जाएगा एक बार इधर आएगा। तो इस जगह पर क्या लगे हुए रहते हैं? दो मोटर, दोनों साइड से एलटी मोटर लगे हुए रहते हैं, एलटी की जो मशीनरी है वो लगे हुए रहते हैं, ओके। अब हम जानेंगे दोस्तों कि ओवरहेड क्रेन है, इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल से चल रहा है, तो मेन होइस्ट में भी मोटर लगा हुआ है, ऑक्सिलरी होइस्ट में भी मोटर लगा हुआ है, एलटी में दोनों साइड, बोथ साइड, ओके, बोथ साइड 2 मोटर लगा हुआ है जो पैरेलली चलता है, और सीटी में भी 1 मोटर लगा हुआ है, ओके। तो मोटर लगा हुआ था, इसके साथ 100% गियर बॉक्स, रोलर, चेन पुल्ली, इसके प्रोटेक्शन के लिए हमारा पर्टिकुलर एक अलग अलग सर्किट का पर्टिकुलर फीडर बनाया हुआ रहता है। इसमें हम जानेंगे दोस्तों कि अब सबसे पहले जानेंगे कि यहां तक सप्लाई कैसे पहुंचा। ये ओवरहेड क्रेन है, ऊपर में क्रेन है और ट्रैवलिंग हो रही है, तो सप्लाई कैसे रहता है दोस्तों? सप्लाई कोई भी कॉलम का एक साइड में, कोई भी बोथ साइड में नहीं, ओनली फॉर वन साइड में डीएसएल लाइन बना हुआ रहता है। इस तरह से 3 फेज का लाइन है, तो रेड, येलो, ब्लू, न्यूट्रल, ओके दोस्तों। डीएसएल लाइन, इस लाइन में पूरा डीएसएल लाइन कैसे बना रहता है? आप जब इंडस्ट्रियल में काम कर रहे हैं तो बेसिकली आपने देखा होगा, और जो बंदे अभी इंडस्ट्रियल में ज्वाइन नहीं किए हैं या कहीं पर काम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए विशेषकर मैं ये डायग्राम बना के समझा रहा हूं कि इस तरह से डीएसएल जो लाइन बने हुए रहते हैं वो एंगल के बने हुए रहते हैं। 50 mm या 75 mm का एंगल लिया, और पूरा मेरा क्रेन यदि यहां से लेकर यहां तक ट्रेवलिंग कर रही है, तो यहां से लेकर यहां तक पूरा एकदम शुरू से लेकर एंड तक ये इस तरह से एंगल का देकर बाया इंसुलेटर इसको फिटिंग किया रहता है, इंसुलेटर देकर फिटिंग किया हुआ रहता है ताकि ये बॉडी के संपर्क में ना हो। और इसी एंगल में सप्लाई चार्ज कर दिया जाता है। इसी एंगल में रेड, येलो, ब्लू 3 फेज एसी सप्लाई 415 वोल्ट एसी सप्लाई चार्ज किया हुआ रहता है, ओके। अब कहेंगे कि मेरा इलेक्ट्रिकल ओवरहेड क्रेन है, मैंने बसवर में तो सप्लाई ले लिया, डीएसएल, इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों? डीएसएल। ये एंगल में जो सप्लाई इस तरह से लगाए हुए हैं, इसको एक्चुअली इलेक्ट्रिकल साउंड में हम बोलेंगे डीएसएल। डीएसएल का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? डीएसएल का फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों डाउन सॉफ्ट लीड। ये जो एंगल हमारा पूरा डाला हुआ है भाया इंसुलेटर देकर, इस एंगल में हमने सप्लाई चार्ज किया। टेक्निकल साउंड में इसको हम बोलेंगे डीएसएल, डाउन सॉफ्ट लीड, इसको हम बोलेंगे डाउन सॉफ्ट लीड, ओके। अब ये डाउन सॉफ्ट लीड में मैंने जो सप्लाई लिया हूं, वो सप्लाई हमारे जो क्रेन में जितने सारे सर्किट, हमारे जितने सारे मोटर है, उस मोटर तक सप्लाई पहुंचना चाहिए। तो सप्लाई पहुंचने के लिए क्या करते हैं दोस्तों? इस डीएसएल लाइन के साथ जो मूविंग कॉन्टेक्ट लगाते हैं, उस मूविंग कॉन्टेक्ट को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? जो मूविंग कॉन्टेक्ट लगाते हैं उसको बसबर कलेक्टर, उसको क्या बोलते हैं? बसबर कलेक्टर। बसबर कलेक्टर कुछ इस तरह से मूव करता है। बसबर कलेक्टर
जो इसके साथ सिर्फ लगा हुआ रहता है, इसका क्रेन का जो हमारा बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट में भाया इंसुलेटर देकर इसको सपोर्ट में लगाकर, भाया इंसुलेटर देकर इसको बसबर कलेक्टर डीएसएल के लाइन के ऊपर में कनेक्ट रहता है, डीएसएल लाइन के ऊपर में कनेक्ट रहता है। और यहां से हम लोग क्या करते हैं, चार वायर है ना, रेड येलो ब्लू और न्यूट्रल, 3 फेज और न्यूट्रल है, तो रेड येलो ब्लू ये डीएसएल लाइन से कनेक्ट होकर 4 लीड आकर हमारे सर्किट में लगे हुए रहते हैं। ओके, आकर हमारी ये 4 लीड जो है, जो मूविंग पार्ट जो है, मैंने बसबर कलेक्टर बोला, वो बसबर कलेक्टर से 4 लीड कहां आके लगे हुए रहते हैं, हमारा हम वहां पर क्रेन की ईओडी क्रेन के ऊपर में। इसको आपने समझ लिया, इसको मिटा देते हैं दोस्तों। ये तो हमारे सर्किट हो गए। अब ये हमारे जो थ्री पे सप्लाई आए, 3 पे न्यूट्रल सप्लाई आए, इसमें हमारे लगे हुए रहते हैं, एक यहां पर एमसीसीबी या मेन स्विच लेते हैं, एमसीसीबी या मेन स्विच लेते हैं। ये सप्लाई कहां से आया, ये सप्लाई आया हमारा बसबर कलेक्टर से, बसबर कलेक्टर से। आप समझने की बात यह है दोस्तों, हमने मोटर आपको बता दिया। अब इस मोटर को हम किस पैनल से, इस स्टार्टर से कंट्रोल करते हैं और कैसे कंट्रोल करते हैं, इसमें कौन सा पार्ट्स लगाते हैं, उस पार्ट्स को आज आप लोग जान लीजिए। मैं नेक्स्ट क्लास में, जैसे मैं अभी तुरंत बताया कि एक एक सर्किट, एक एक पैनल, एक एक डिवाइस के बारे में डिटेल्स में फुल्ली डायग्राम के साथ में आपको समझाऊंगा। 3 फेज सप्लाई बसबर कलेक्टर से कलेक्ट होकर मेन स्विच में आया। ये मेन स्विच के बाद यहाँ पर क्या रहता है दोस्तों, ईओडी क्रेन में मेन स्विच के बाद जो पैनल लगे हुए रहते हैं, वो पैनल का नाम आप अच्छा से जान लीजिए। मेन स्विच के बाद जो पैनल आता है, ये पैनल का नाम हो गया प्रोटेक्टिव पैनल। प्रोटेक्टिव पैनल, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बसबर कलेक्टर से सप्लाई आया मेन स्विच, दूसरा पैनल जो हो गया प्रोटेक्टिव पैनल। उसके बाद हमारा क्या सर्किट है, मेन होस्ट सर्किट है। तो मेन होस्ट का पर्टिकुलर एक पैनल, मेन होस्ट का पैनल। उसके बाद हो जाएगा ऑक्सिलरी होस्ट का पैनल, उसके बाद हो जाएगा सीटी होस्ट का पैनल। सबका पैनल पर्टिकुलर अलग अलग पैनल है दोस्तों, सीटी पैनल। उसके बाद हो जाएगा दोस्तों एलटी पैनल। एलटी पैनल, प्रोटेक्टिव पैनल, मेन होस्ट पैनल, ऑक्सिलरी होस्ट पैनल, सीटी पैनल, एलटी पैनल, क्रॉस टेबल पैनल, लॉन्ग टेबल पैनल। ओके, अब इसमें आ जाएगा दोस्तों, अब समझने की बात है कि हमने इसमें किस टाइप के मोटर यूज किए हैं। इसमें हम स्लिपिंग इंडक्शन मोटर यूज करते हैं। किस टाइप के मोटर यूज करते हैं, स्लिपिंग इंडक्शन मोटर यूज करते हैं। तो स्लिपिंग इंडक्शन मोटर यूज करते हैं तो हमारा ये जो पैनल है, पैनल में ओनली स्टार्टर बना हुआ है। पैनल में क्या बना हुआ है, स्टार्टर बना हुआ है। स्टार्टर बना हुआ है विथ रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ। विथ रेजिस्टेंस बॉक्स को कैसे कंट्रोल करेंगे, उसका भी स्टार्टर इस पैनल में बना हुआ है। तो मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स का जो मैंने साउंड किया हूं अभी, तो समझने की बात यह है कि मैं किस टाइप का मोटर यूज कर रहा हूं, स्लिपिंग इंडक्शन मोटर यूज कर रहा हूं। तो स्लिपिंग इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज करना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस बॉक्स कितने मोटर है हमारे यहाँ पर, मेन होस्ट में एक मोटर, ऑक्सिलरी होस्ट में एक मोटर, सीटी में एक मोटर, एलटी में कितने मोटर मैंने बताया, 2 मोटर। तो 2 मोटर है, तो 1 2 3 2 5 रेजिस्टेंस बॉक्स, 5 रेजिस्टेंस बॉक्स। किस टाइप के रेजिस्टेंस का यूज करेंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ओके, 5 वेरिएबल रेजिस्टेंस लगे हुए रहते। अब कहेंगे कि इस सर्किट को कंट्रोल करने के लिए कौन सा स्विच का यूज करते हैं। इस सर्किट को कंट्रोल करने के लिए जो हम चलाएंगे, सर्किट मान के चलिए कि मेन होस्ट चलाना है, तो कौन सा स्विच से, पुश बटन से यूज करेंगे कि रिमोट द्वारा यूज करेंगे। ओके दोस्तों, कई छोटे क्रेन में रिमोट से भी यूज होता है। कोई छोटे क्रेन में 10 टन 5 टन का जो क्रेन होता है, वहां पर रिमोट एक कंट्रोल वायर ले गए, सारा पैनल में कनेक्ट कर दिए, वहां से एक
केबल नीचे झूल रहा है, एक नीचे आदमी आराम से पकड़ के रिमोट से भी कंट्रोल करता है। ओके, अब कहेंगे वायरलेस रिमोट के लिए सर्किट में क्या लगा हुआ रहता है दोस्तों? सर्किट में एक सेंसर लगा हुआ रहता है, वहां से जितने भी एक सेंसर लगा हुआ रहता है, ये जितने भी कंट्रोल पैनल है, जितने भी पावर पैनल कंट्रोल पैनल है, इस सेंसर से पावर और कंट्रोल पैनल में कनेक्शन हुआ रहता है। सेंसर का लूप बाहर में निकाल के छोड़ा हुआ रहता है, जो एक एंटीना टाइप का लगता है। और उस वायरलेस रिमोट, एक होता है वायर वाला रिमोट, केबल वाला रिमोट, दूसरा होता है वायरलेस रिमोट। वायरलेस रिमोट से भी हम नीचे में कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे जो कॉमन है, जो कॉमन नॉर्मली 100% में 99% मिलेगा, 99% मिलेगा, जो क्रेन में बेसिकली यूज होता है और उस यूज से हमारा क्रेन 100% स्मूथली चलता है, उस कंट्रोल का नाम है मास्टर कंट्रोल। मास्टर कंट्रोल के द्वारा ये हमारा जितना भी पैनल है वो पैनल ऑपरेट होता है। और पैनल जैसे ही ऑपरेट होता है ये हमारा क्रेन चलना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो ये प्रमुख जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है मशीनरी, ये पैनल या मोटर लगे हुए रहते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में मैंने आपको बेसिकली इसलिए बताया हूं ताकि आपको हम जब सर्किट बताए पर्टिकुलर एक जैसे मेन होस्ट का पैनल बताया, प्रोटेक्टिव पैनल बताया या ऑक्सिलरी होस्ट का पैनल बताया, विथ पावर एंड कंट्रोल डायग्राम आपको बताया, तो ताकि आपको समझने में सुविधा हो। इसीलिए मेरा ये मोटिव रहता है कि मैं जीरो से स्टार्ट करूं। मैं अचानक एक प्रोटेक्टिव पैनल का डायग्राम बना के आपको दिखा दिया, आप माइंड सेटअप नहीं कर पाए कि आप को समझ में नहीं आया कि हम किस चीज के बारे में आपको बता रहे हैं, किस चीज के बारे में हम आपको समझा रहे हैं। इसीलिए मैंने आज ईओडी क्रेन में क्या लगे हुए रहते हैं, क्या पैनल लगा हुआ रहता है, किस टाइप के मोटर लगे हुए रहते हैं, किस टाइप के रेजिस्टेंस बॉक्स लगे हुए रहते हैं, इसके बारे में आपको मैं समझाया हूं। मैं नेक्स्ट क्लास में एक एक पैनल को पकड़ूंगा, एक एक पैनल का कंट्रोल डायग्राम, पावर डायग्राम आपको बताऊंगा, और मोटर के साथ कैसे कनेक्शन रहता है ये बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप सब बताऊंगा। उसके बाद में इसमें कितने टाइप के फॉल्ट आते हैं, किस फॉल्ट में क्या टेक्निकल प्रॉब्लम रहता है। ओके दोस्तों, एक एक फॉल्ट का मैं यहाँ पर डिफिनेशन आप लोगों को दूंगा कि क्रेन चल रहा है, चलते चलते मोटर तो चल रही है, लोड नहीं ले रहा है, मोटर में हमने सब चेक किया, उसके बाद भी पता चल रहा है कि कुछ हमिंग का साउंड आ रहा है। स्टेप बाय स्टेप रेजिस्टेंस हमारा ठीक है, उसके बाद भी मोटर नहीं चल रहा है, या रेजिस्टेंस खोल दे रहा है तभी मोटर चल रहा है, मोटर लोड नहीं ले रहा है। माने बहुत ही सेंसिटिव छोटा छोटा प्रॉब्लम इसमें आता है। एक एक पार्ट का, एक एक सिस्टम का मैं आपको फुल्ली नॉलेज में दूंगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं ताकि हमारे बनाए गए वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। इसीलिए मैं आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।